मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक नया राजनीतिक अभियान शुरू किया, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने घर घर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांटने का अभियान शुरू किया, जहां बीजेपी का कहना है कि स्लोगन सिर्फ एकता और भाईचारे का संदेश है। विपक्ष पूरी तरीके से भड़क गया है। विपक्ष ने इस कदम को चुनावी शगुफा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। आरोप है कि बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने तथा भड़काने की कोशिश कर रही है। इस तरह के नारे और मिठाई वितरण अभियान के जरिए बीजेपी वोट पोलराइजेशन की रणनीति लगातार अपना रही है। जानकारों की माने तो ये बीजेपी का मुंबई के बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मन मुताबिक नतीजे न मिलने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम ध्रुवीकरण के जवाब में हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक हिंदुत्व की पिच पर पार्टी के लिए बैटिंग की और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। बीजेपी की ओर से आए इन दोनों ही नारों का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कमाल का असर दिखा। बीजेपी 132 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी तो एक है तो सेफ है के स्लोगन के बाद से घमासान मचा हुआ है। तमाम सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के अभियान पर राजनीति भी हो रही है। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। किस तरीके से ये स्लोगन्स के बाद से अब अभियान पर राजनीति होने लगी है। मुंबई में बीजेपी ने घर घर मिठाई बांटने का अभियान शुरू किया। तुलसी विवाह तक जारी रहने वाले बीजेपी का ये जो अभियान है, इसी की वजह से राजनीति देखी जा रही है। मिठाई के थैलों पर छपा है बीजेपी का स्लोगन, एक है तो सेफ है, और अब इसी पर ये राजनीति शुरू हुई है। एक और नारा है, बटेंगे तो कटेंगे भी, ये भी छपा हुआ है। और इन्हीं स्लोगन्स की वजह से अब भड़क उठा है विपक्ष। दोनों स्लोगन को लेकर मुंबई में विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। ये दोनों ही स्लोगन, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, और मतदाताओं को प्रभावित करने, भड़काने की कोशिश, इसको विपक्ष ने बताया है। लगातार जिस तरीके से मिठाई बांटी जा रही है, इन्हीं थैलों का इस्तेमाल, जिस पर बीजेपी का स्लोगन है, ये दोनों ही नारे हैं। और इसके बाद जब राजनीति गरमा गई है, विपक्ष लगातार तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। क्या कुछ विपक्ष के बीजेपी पर आरोप है, ये भी आपको बताते हैं। दोनों स्लोगन को लेकर मुंबई में विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष का कहना है कि मतदाताओं को प्रभावित करने और भड़काने की कोशिश की जा रही है स्लोगन्स के द्वारा। ये जो स्लोगन्स का इस्तेमाल हुआ है, नारे और मिठाई वितरण अभियान के जरिए वोट पोलराइजेशन की रणनीति बनाई जा रही है। मैं इस मिठाई बांटने से इतना बड़ा घमासान, देखिए, लोगों के मन में धार्मिक और राजनीतिक भावनाएं भड़काने की कोशिश है, ये विपक्ष का कहना है। इन दोनों ही स्लोगन के बाद, दोनों स्लोगन को लेकर मुंबई में विपक्ष ने आपत्ति लगातार जताई है। अब इसी को लेकर हमारी टीम ने एक खास सर्वे किया है। आइए पहले तो वो सर्वे आपको दिखाएं, जिसमें ये पूछा गया कि बीजेपी के स्लोगन एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ उसको लेकर रिवर्ट्स आए हैं, ये आपको बताते हैं। ये देखिए, ध्रुवीकरण की कोशिश, ऐसा 36% लोगों का कहना है। बीएमसी चुनाव में असर देखने को मिलेगा, 5% ये मानते हैं। एकता का संदेश, 57% लोग इसको मानते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज एकता का संदेश इन स्लोगन्स को देखा जा रहा है। और हालांकि 2% लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं, उनका कुछ भी कहना नहीं है इस पूरे मुद्दे को लेकर। 57% लोग इसको एकता का संदेश बताते हैं, इन दोनों ही स्लोगन्स को। वहीं एक और सर्वे जो किया गया कि
क्या ये स्लोगन बिहार विधानसभा चुनाव में भी असर डालेगा? क्योंकि बिहार में भी आगामी चुनाव, अब 59% लोगों का कहना है कि हाँ, ये जो स्लोगन्स हैं बिहार के इलेक्शंस को भी इम्पैक्ट करेगा। हालांकि 39% लोग कहते हैं कि नहीं, इसका कुछ भी इम्पैक्ट बिहार के विधानसभा चुनाव पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 2% लोग का मानना है कि वो फिलहाल कुछ भी इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं कह सकते कुछ भी। तो आप देखिए किस तरीके से 59% लोग ये मानते हैं कि इन दोनों स्लोगन्स हैं, इसका चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। वहीं क्या इस तरह के चुनावी स्लोगन को सियासी प्रयोग कहा जा सकता है? ये एक और सवाल जो कि सर्वे में किया गया था, और ये देखिए ये 3 ऑप्शंस दिए गए थे, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। वहीं ये तमाम परसेंटेज निकलकर सामने आई हैं। 64% लोगों का कहना है कि हाँ, इसको सियासी प्रयोग भी कहा जा सकता है। 30% का कहना है कि नहीं, ये सियासी प्रयोग नहीं है। वहीं 6% लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं। तो 64% लोग ये मानते हैं कि ये एक सियासी प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। हालांकि इन दोनों स्लोगन्स को, जिस तरीके से हमने इससे पहला जो सवाल पूछा था, इसको बिहार में इम्पैक्ट करता हुआ अभी देखते रहें। हालांकि अब ये सियासी प्रयोग है या नहीं, इसको लेकर और बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत भी की जाएगी। हमारे साथ अली दारूवाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से ये जो 2 स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया है। अली जी, बिहार विधानसभा पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन कितना इम्पैक्ट इसका ओवरऑल देखा जा रहा है, और जिस तरीके से इसको एक सियासी एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रणाम आपको, आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से शुभ दिवाली। और ये जो स्लोगन के बारे में ये जो डिबेट चल रहा है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको जो देखने का नजरिया है, मैं इसको धार्मिक और ध्रुवीकरण के नजरिए से नहीं देखता और नहीं इसको मानता हूँ। एक है तो सेफ है, ये जो कहना है कि अब भारतीय एक एक नागरिक जो है, वो भले कोई भी समुदाय के है, अगर वो एक है, अगर वो वाद विवाद में ये जो पहलगाम जैसे चीज हो रहे, जो पुणे के अंदर शनिवार वाड़ा जैसे चीज हो रहे, ये सब अगर ये जो साजिशों की अगर वो बलि नहीं पड़ते, अगर वो एक रहते, तो ये समाज, ये देश और हमारे नागरिक सेफ है। ये इसका इम्प्लाई ऐसा होता है। और मोदी जी और योगी जी ने ये जो नारा लगाया था, एक है तो सेफ है, उसको हमने ये नजरिए से देखना चाहिए। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से जनमानस तक मैं ये संदेश देना चाहता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बटेंगे तो कटेंगे, बेशक बटेंगे तो कटेंगे। जैसा कांग्रेस ने ध्रुवीकरण का राजकारण किया था, मुसलमानों को इस तरह से 60 साल तक ऐसा उनके दिमाग के अंदर ऐसी उनकी एक टेम्परामेंट को फिट किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मुसलमानों की दुश्मन है, और अगर आप उनसे अलग नहीं होंगे तो आप कटेंगे। यानी ये एक नारा जो भारत में इतने साल तक चला था, ये नारे को दूर करने के लिए और लोगों के अंदर विश्वास एक जागरूक करने के लिए ये नारा इतना बिफिटिंग रिप्लाई है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अगर आप ये मुख्य धारा से अलग अगर आप होते हैं तो आपका कटना ये तो लाजमी है और दूसरा कोई चारा नहीं। कटेंगे यानी एक्चुअली वो कोई क्रिमिनल वर्ड के हिसाब से नहीं हम कहना चाहते। कटेंगे यानी आप समाज से कटेंगे, आप अच्छाई से कटेंगे, आप कट्टरता के आप शिकार बनेंगे, और आप जो एक जो गंगा जमुनी तहजीब है आप इससे कटेंगे। ये इसका एक्चुअल वर्ड है। और इसको ट्विस्ट करके, जैसा आप जानते हैं कांग्रेस एक हमेशा टूल किट यूज करता है। वो हर चीज, हमारे 56 प्रोग्राम्स को भी वो एक ऐसी तरह से दिखाता है जैसे कि हमारे प्रोग्राम्स ये विश्व जन का जो है, ये देश का दुश्मन और नागरिकों को इससे दुविधा होने वाली, ये एक कांग्रेस का टूल किट आज तक के बनता आया है। तो कटना नहीं है, तो आपने एक रहना है, तो सेफ रहना है। और ये हमारे मोदी जी और योगी जी का नारा है। और ये बिहार तो छोड़ो, ये इंडिया के लिए, तरक्की के लिए और जनमानस की खुशहाली के लिए ये नारा है, ना कि कोई क्लैरियन कॉल फॉर इलेक्शन है। बिल्कुल अली जी, लेकिन हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है इन दोनों ही स्लोगन्स को लेकर, और इसको ध्रुवीकरण की कोशिश भी बताया जा रहा है।
देखिए, देखो विपक्ष का तो काम है ना। देखो अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा और ये अगर हमारी तरक्की को लेके, हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को लेके और जो हम जनमानस को लेके जो आगे चल रहे हैं, इसकी अगर स्तुति करने अगर विपक्ष हमारे साथ हाँ में हाँ अगर मिलाता है तो विपक्ष का हाय का कहलाता। तो ये तो उनका काम है, उनको करना पड़ेगा। मैं एक बड़ी बात आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो 13 स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी इंडिपेंडेंट काउंसिल्स, म्युनिसिपल काउंसिल्स, कॉरपोरेशन, ये जो नगर पालिका आप कह रहे हो, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है क्या कांग्रेस ने अपनी हार मान चुका है। और ये इलेक्शन को अगर कांग्रेस बाइकआउट करता है, इंडिया अलायंस अगर महाराष्ट्र में ये इलेक्शन को बाइकआउट करता है, तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होने वाला हूं। बिल्कुल, लेकिन अली जी ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि विपक्ष इन दोनों स्लोगन से इतना ट्रिगर क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल, देखो अब लोगों की मन की जो तार होती है ना, अगर आप वो तार को अगर छेड़ते हो और ये बात अगर उनको समझ में आती है, एक है तो सेफ है, यानी आप बटो मत, अगर आप बढ़ते हैं, वोट का विभाजन अगर होता है, तो जो आने वाले जो अच्छे प्रोग्राम्स जिसे हम कहते हैं, जैसा अगर सेंटर के अंदर यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आने वाले दिनों के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की और हमारी देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सरकार है, अगर ये तीनों भी श्रृंखला अगर मैच होती है, तो यहाँ पे खुशहाली के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और इनकी 60 साल 65 साल 30 साल 40 साल की जो इनकी दुकान, नफरत की दुकान जो इनने चलाई है, ये दुकान बंद होने जा रही। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता, ये आखिरी इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन के अंदर ये लोग हार जाते तो मानिए कांग्रेस मुक्त भारत होने में चंद दिनों का ही फासला है। बिल्कुल अली जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये दोनों ही स्लोगन्स और ये जो मिठाई बांटने का एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो शुरू हुआ है, अब इसी को लेकर विपक्ष खासा खफा है और इसी को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। हालांकि हमारे सर्वे में एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किया था कि इसका इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा, यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र में उठी आवाज अब बिहार तक गूंजेगी और बिहार में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि चुनावों में खासा इम्पैक्टफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये जो मिठाई बंटने का जो ये जो मुद्दा था, मुझे जो बताया था, ये जो महाराष्ट्र के अंदर खास करके बॉम्बे इलेक्शन के अंदर जो मिठाई बट रही है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। देखो जो मेन विचारधारा है, जो संघ से प्रभावित लोग हैं, जो सिंपल लोग हैं, वो इस चीज को मान्यता नहीं देते। दिवाली के वक्त मिठाई बांटना, तो फिर आपने ईद को मिठाई क्यों नहीं बांटी, फिर आपने क्रिसमस में मिठाई क्यों नहीं बांटी। तो ये तो एक इतनी जो छोटी एक सोच अगर होती है ना, ये काउंसिलर्स की, नगर सेवकों की, ये करना गलत है। मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो केजरीवाल सरकार ने ये जो एक ट्रेंड शुरू किया है, ये ट्रेंड ये देश के लिए घातक है। इसे करने से हमने रिफ्रेन करना चाहिए, इससे हमने बाज आना चाहिए। ये मिठाई बांटो, ये ट्रिप्स निकालो, ये लोगों को पैसा, ये पैरामीटर इलेक्शन जीतने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अली जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ सुषमा अंधारे भी जुड़ गई हैं, जो कि उद्धव गुट की नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। दोनों के पास ही वापस लौटूंगी, लेकिन इस सर्वे में हमने तमाम और सवाल अपने दर्शकों से किए थे। क्या कुछ वो सवाल हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी बताएंगे। लगातार जिस तरीके से सर्वे के तमाम सवाल और क्या कुछ लोगों का कहना था इन सवालों को लेकर, ये हमने आपको बताया। लेकिन कुछ और सवाल जो हमने जनता से किए थे, विपक्ष ने इसे बीजेपी का चुनावी शगुफा बताया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अब इस पर व्यूअर्स का क्या कहना है, आइए ये भी आपको बताएं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, और इसी के बदले व्यूअर्स का कहना है 34% लोग कहते हैं कि हाँ, इसे चुनावी शगुफा कहा जा सकता है। 59% लोगों का कहना है कि नहीं, ये चुनावी शगुफा नहीं है। वहीं 7% लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ भी कहते नजर नहीं आए। वहीं एक और सवाल, आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जब ये सवाल व्यूअर से किया गया और उनको इसके बदले ये देखिए, ये 5 ऑप्शन दिए गए थे, सियासी दल, असामाजिक तत्व, शासन प्रशासन, अन्य, कह नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पड़ी है, ये देखिए,
सियासी दल को पड़ी है 30%, असामाजिक तत्व 27%, शासन प्रशासन 13%, अन्य को 11% और 19% लोग कुछ भी कह नहीं पाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ता है, सियासी दल इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज पर है। 30% लोग कहते हैं कि सियासी दल सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। सुषमा जी, आपके पास मैं आऊंगी, क्या लगता है इस परसेंटेज को लेकर? नहीं, आपने जो परसेंटेज दिखाया वह सियासी दल से भी अगर आप डायरेक्टली वहां पर दलगत राजनीति के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लेती तो मुझे लगता है कि और ज्यादा परसेंटेज बढ़ता और वह ज्यादा का जो परसेंटेज है वो बीजेपी के हक में जाता, क्योंकि जिस तरह से एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है और मजहबी बातें की जा रही है, लोगों में जहर बोने की जो होड़ लगा रखी है वो सारी की सारी जो होड़ है वो बीजेपी की ओर से चल रही है। महाराष्ट्र में तो अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई बीजेपी का नेता उठता है, कहता है जिम का ट्रेनर इस धर्म का होना चाहिए, उस धर्म का नहीं होना चाहिए, या जहां देखो वहां वो बोलते हैं कि अरे मुसलमानों से कुछ खरीदारी मत करो। लेकिन बीजेपी के नेता भूलते हैं कि जब वह जनता को बोलते हैं कि मुसलमान से कुछ चीज मत खरीदनी है, तब वह अपने राष्ट्र प्रमुख से, इस देश के पंतप्रधान तथा बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी से कहे कि भाई जो भी इस्लामिक नेशंस है उनसे हमें तेल नहीं खरीदना है। अगर आपको इतनी एलर्जी है तो पहले तो आपने किसी भी इस्लामिक देश से हम किसी तरह का तेल नहीं खरीदेंगे, यह बात जब कहेंगे तो बात में मजा आ जाएगा। लेकिन इन्हें बस और बस यहाँ पर सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना है और यहाँ की जो हवा है वह सारी खराब करनी है। असामाजिक तत्व की आप जब बात करती है तो हम आपको जरा बता दें कि असामाजिक तत्व में भी यहाँ पर बीजेपी में जो लोग हैं या कहीं ऐसे कितने ही ऐसे लोग हैं कि जो बीजेपी से छिपी अलायंस किए हुए लोग हैं, जो बीजेपी के ही पेरोल पर काम करने वाले हैं, ऐसे ही बीजेपी के पेरोल पर काम करने वाले कुछ लोग असामाजिक तत्व बनकर जानबूझकर यहाँ की आबो हवा खराब कर रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरह से हर एक मुद्दे को मजहबी बताना, हर एक मुद्दे में मजहब को खींच कर ले आना, यह मानो उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि कोर इश्यूज पर बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती है। क्राइम का रेट जैसे बढ़ता जा रहा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा जो बड़ा यहाँ पर क्या कहें उस पर एक गर्माहट बनी हुई है, या महंगाई का मुद्दा है, या महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी और इस बाढ़ के बाद अब तक दिवाली हो गई लेकिन किसानों के खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। तो इन सारे मुद्दों पर जो बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उस बीजेपी को इन सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक जैसे होड़ लगी रखी है और बीजेपी को लगता है कि हम बार बार अगर चुनावी इन सारे मसलों को, सारे कोर इश्यूज को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो शायद हम कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए शायद आज की तारीख में महाराष्ट्र के कितने ही बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात ही नहीं करनी है, इस तरह से एक माहौल बना के रखा है जो महाराष्ट्र कभी कभार फुले शाहू अंबेडकर जी के नाम सुषमा से जी, जाना जाता आपके था। आरोपों का जवाब हम अली जी से ले लेते हैं। अली जी, क्या कहेंगे आप सुषमा जी के आरोपों को लेकर? सबसे पहले सुषमा जी को प्रणाम, दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। सुषमा जी हमारे महाराष्ट्र से बहुत टॉल और बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने ये जो कहा कि सामाजिक के अंदर और खास करके बीजेपी के कुछ 2-3 नेताओं ने पिछले दिनों में जो एक व्यक्तित्व किया था, एक जो स्टेटमेंट किया था, उससे मुसलमानों के जो दिल को ठेस पहुंची थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर आम टीवी के ऊपर बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते से उसका निषेध किया था, उसका मैंने खंडन किया था। ऐसा कहने से मुसलमानों की जो अस्मिता को ठेस पहुंची है, ये हमारी मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की ये सोच बिल्कुल नहीं है।
ये 2-3 लोगों ने जो बात करके जो महाराष्ट्र के अंदर माहौल खराब करने का जो प्रयास किया था, ये उनका वैयक्तिक, उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट था। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, उसका मैं खंडन करता हूं। और सुषमा जी को मैं यहाँ पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीजेपी ये विकास की राजनीति को मानता है। ये देश के अंदर जो चला है, जो उन्होंने एक सिंपल एक जो शेतकरी का जो कर्ज माफी और जो बाढ़ की वजह से जो हुआ नुकसान था, एवरी शेतकरी के अकाउंट के अंदर 50,000 हमने जो दिवाली का शिदा जो होता है कि दिवाली के लिए जो गौर गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन को जो एक पैकेज दिया जाता, वो पैकेज को रोक के वो पैसा हमने शेतकरी को डाइवर्ट किया था। मैम को मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता। और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि बेशक इलेक्शन तो ये आएंगे और जाएंगे, इसके अंदर हमारा जो समाज का सलोका है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जो खास करके राजकीय नेता है, उन्होंने ऐसी कोई बात इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद कोई भी ऐसी बात जो समाज के दिल में एक कटोता रखे, कट्टरता का प्रकट बने, ये नहीं करना चाहिए। मैं उनके बात से सहमत हूं। और जो रहा महिलाओं का क्राइम रेट का जो उन्होंने कहा, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो आबादी जो रेशो से बड़ी है, जैसी पब्लिक की पॉपुलेशन बड़ी है, उसके रेशो में अगर आप देखेंगे तो वो रेशो के हिसाब से क्राइम रेट बड़ा है। तो अगर आप उसको रिवर्स इंडेक्स देखें तो क्राइम रेट वही है जो बड़ी हुई फिगर्स जो आपको दिख रही है, क्योंकि ये आबादी को बढ़ते हुए जो हायर इंडेक्स है उसको वो बताना चाहते, ना कि ऐसा नहीं हुआ है क्या 2 साल में जैसी हमारी सरकार आई है क्या यहाँ पे महिला का अत्याचार दिन दहाड़े और दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है। ये मैं आपको प्रैग्मेटिकली बताना चाहता हूँ सुषमा मैम। बिल्कुल। जरा मैं अली भाई, हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर एक लाइन रखी है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पार्टी की लाइन ये नहीं है, पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि 2 मजहबों में झगड़ा लगे, तो फिर मुझ जैसे कार्यकर्ता के मन में एक सवाल आता है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोकते क्यों नहीं है इन लोगों को, वह बोलते टोकते क्यों नहीं है कि अरे भाई तुम बीजेपी के एमएलए होकर क्यों बार बार इस तरह की बेहुदा और बेतुकी बातें करते रहते हो। बल्कि ऐसा करने की बजाय जो लोग इस तरह की मजहबी हवा खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को देवेंद्र फडणवीस साहब अपने मंच पर लाते हैं और उनकी बड़ी रिवायत करते हुए उनसे कहते हैं कि ये हमारे काफी अच्छे नेता है, ये हमारे बड़े ही इनके क्या कहेंगे कि इनका काम बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छे नेता है। जो नेता जितनी ज्यादा नफरत भरी बात करेगा, उस नेता को देवेंद्र जी क्यों करते हैं इस तरह से? तो क्या हम ये मान ले कि देवेंद्र जी भी पार्टी के अगेंस्ट की लाइन चला रहे हैं? एक दूसरा, आपने कहा कि जो बाढ़ आई महाराष्ट्र खासकर मराठवाड़ा में, और जहां से धाराशिव रहे, लातूर या बीड़ और कुछ अहिल्यानगर का जिला, इन 4 जिलों में खासकर जो भी लोगों में जिनमें परेशानियां हुई है, जो आपने कहा था कि बहुत जोर शोर से कहा था कि हम 47,000 प्रति हेक्टर हर एक के खाते में देंगे। मैं गांव से हूं, मैं देहातों से हूं और मेरे माता पिता किसान है। हम आपको बड़ी ही विनम्रता से और उतनी ही ताकत से और बड़ी गारंटी से बताएं कि किसी के भी खाते में 1 रुपया तक नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी उद्घोषणा की गई है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर हुई है कि पालिका इलेक्शन को लेकर देवेंद्र जी तो हर बार सिर्फ और सिर्फ राजनीति की सोच सकते, दूसरा कुछ सोचते ही नहीं है। तो देवेंद्र जी ने अपनी पार्टी के ही सिर्फ अपनी पार्टी के एमएलए को 5-5 करोड़ का निधि दे रखा है, ना कि अपनी साझेदारी करने वाले लोगों को। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो देखिए चलता रहेगा। हालांकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन अली जी ने देने की तमाम कोशिशें की और क्या कुछ हमारे सर्वे में आंकड़े थे उसको लेकर भी हमने एक बेहद हेल्दी डिस्कशन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।